मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इतिहास पढ़ रहे थे। आप सब जानते ही हैं कि आपकी लास्ट वर्कशीट से दिल्ली के सुल्तान मीन्स दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना शुरू किया है। या इसकी दिल्ली की सुल्तान की यह हमारी आज की दूसरी वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। काफ़ी कुछ दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पता चलेगा कि मतलब दिल्ली में कौन कब आया और किसने शासन किया, कौन सी इमारतें बनवाई है। जितनी भी आप मस्जिदें देखते हैं, मोस्टली जितने भी पुरानी और जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सारे उसी टाइम के बने हुए हैं। और ये मेनली सारे क्या थे, मुगल्स ने बनवाए थे। लेकिन सारे नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे शासन ने बनवाए। तो देखते हैं कौन कितने टाइम तक था। बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं। तो आपको ये जो तस्वीरें दी गई हैं, ये सारी मस्जिदें हैं। मोट मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, कुव्वत अल इस्लाम और जमाली कमाली मस्जिद। आपको काम क्या करना है, आपकी जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, जो एनसीईआरटी है, उनमें ये सारे चित्र के नीचे बताया गया है कि ये जो मस्जिदें हैं कौन कब बनवाई गई हैं, उसकी जानकारी दी गई है। तो आपको अपने उसमें देख के लिखना है। और आज के वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, जो पहले सुल्तान थे, स्पेशली जो इल्तुतमिश थे, सामंतों और ज़मींदारों के स्थान पर विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। समझ आया आपको? ये कहते हैं कि ये जो इल्तुतमिश वगैरह थे, वो मतलब क्या करते थे, तो जो उनके गुलाम थे ना, उनको ही मेनली सूबेदार बनाते थे, उनको ही मेनली गवर्नर बनाते थे। वो अलग अलग और किसी को अपॉइंट नहीं करते थे, बिकॉज उनको पता है जो उनके गुलाम हैं वो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। तो उनको ही गवर्नर बना के उनसे ही काम कराया जाता था और उनको बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और जो खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। मतलब जो नीचे जात के लोग थे उनको भी ऊंची उस पे बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार के पद दिए गए। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार होते थे, लेकिन उनमें उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। जो नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। उन्हें लगता था जैसे ही वो शासन पे बैठे हैं तो नए और पुरानों में टकराहट। बच्चों, सुल्तानों की तरह जो खलजी और तुगलक के शासन थे, उन्होंने भी क्या किया, सेना नायकों को अलग अलग प्रकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया कि आप ये इलाका संभालो, हम और दूसरे को ये, ठीक है। तो ये काम सुल्तानों ने भी किया। और वो इलाके क्या कहलाते, इन इलाकों को कहते थे इक्ता कहलाते थे। और इनको संभालने वाले को क्या कहते थे, मुफ्ती या फिर इक्तादार। उन्होंने क्या क्या सूबेदार अपॉइंट किए और सूबेदार को अलग अलग इलाके दे दिए। और वो जो इलाके संभालते थे उनको इक्ता कहा जाता था और इलाके संभालने वाले को उक्तादार कहा जाता था, या फिर मुक्ति कहा जाता है। जो मुक्ति है, मुक्ति का फर्ज ये होता था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करे, कि सैनिकों को दिए गए काम का नेतृत्व करे कि वो काम ठीक या पूरा हो रहा है या नहीं, और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखे। जो उनको एरिया अलॉटेड हैं उनके अंदर पूरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए दिए गए हैं कानूनी तौर पे, वो वहाँ पे बने रहें। और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। मतलब उनको सैलरी के रूप में क्या मिलता था, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को
तनख्वाह देते थे। तो इनको जो राजस्व की वसूली होती थी उसमें से ही वो जो सैनिक उस एरिया का अपॉइंट होता था उसको वो सैलरी देते थे। बच्चों जो मुक्ति है, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले। मतलब उनके इलाके चेंज कर दिए जाते थे और इस चीज़ पे डिपेंड नहीं रहता था, मतलब कि वांशिक नहीं, क्या मतलब जैसे कि अगर किसी के फादर ये काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी वही करे। और उनके इलाके भी चेंज कर दिए जाते थे कि अगर उनके इलाके चेंज नहीं करेंगे तो वो एक एरिया पे क्या करेंगे, अपना शासन जमा लेंगे और अपनी तरह से ही रूल करेंगे, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाता, मतलब उसको दूसरे इलाके में भेज दिया जाता था। बच्चों जो अलाउद्दीन खिलजी हैं और जो मोहम्मद तुगलक हैं, उनके शासन काल में नौकरी के कठोर नियम का सख्ती से पालन किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों के कर मतलब होता है टैक्स, टैक्स लगाने का अधिकार छीन लिया गया था और उन्हें एवं स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। उनको खुद बोला गया कि वो खुद से ही टैक्स देंगे। उस समय 3 तरह के टैक्स लिए जाते थे। कौन से थे बच्चों? वो कृषि पर टैक्स लिया जाता था। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, मतलब जो कृषि का टैक्स होता था उसे क्या कहते थे? खराज। और जो किसानों की उपज का लगभग 50%, मतलब समझ सकते हैं जो किसानों ने खेती की है उसका वो 50% देते थे। कितना ज़्यादा टैक्स हो गया ये। और उसके अलावा मवेशी और घरों पे तो एक तरह से उन्होंने उस शासनकाल में टैक्स बहुत ज़्यादा दिया जाता था, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। तो उस टाइम के लोग इस चीज़ से बहुत परेशान थे क्योंकि इनकम कम थी और टैक्स मतलब 50% तो वो एज अ टैक्स पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो बेचने के बाद कितनी रकम मिलेगी तो उनके पास कितना ही बचेगा। तो प्रश्न उत्तर है बच्चों, यदि आप सल्तनत काल के इक़्तिदार होते तो आपको कौन से कार्य करने होते? तो बच्चों आपको इसमें बताने हैं इक़्तिदार के क्या क्या कार्य होते हैं। और दूसरा प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणालियों की विशेषताएं बतानी है। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड का आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि कौन से उसने कर प्रणाली के लिए कर रखा था और किन किन चीज़ों पे उसने कर लगा रखा था। पहले का उत्तर है बच्चों, आप इसमें लिख सकते हैं यदि मैं सल्तनत काल में इक़्तिदार होता तो मुझे सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना होता और अपने इक़्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखनी होती। जैसा कि आपको आंसर यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इक़्तिदार होते थे उनका क्या कार्य होता था, वही आपको इसका आंसर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश में इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों इंग्लिश में जो इसके प्रश्न उत्तर है वो ये हैं। आपको पहले इक़्तिदार मुक्ति सेम टर्म्स ही हैं, बस उसको इंग्लिश लेटर्स में लिखा गया है। एंड रिवेन्यूज़ को हम टैक्स कहेंगे। और जो बच्चों टैक्स लिए जाते थे, जो रिवेन्यू होता था जो कल्टीवेशन पे लगता था वो उसको खराज कहा जाता था और 50% लिया जाता है। पीजेंट प्रोड्यूस मीन्स किसान की खेती का। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू वर एन इक़्तिदार इन द सल्तनत पीरियड विच ड्यूटी यू वुड हैड टू परफॉर्म। तो बच्चों जो उस टाइम के इक़्तिदार की ड्यूटीज़ होती थी वही आपको परफॉर्म करनी होंगी। तो आपकी जो ड्यूटीज़ थी वो ये थी, द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वाज टू led military campaigns and to maintain law and order in their iqtas. Okay, then second question is explain the key features of the taxation during the regime of Alauddin Khilji. Alauddin Khilji के रूल में क्या क्या टैक्सेशन थे तो वो आपको बताना है। तो बच्चों ये सारा यहाँ पर है कि the state has brought the assessment and collection of land revenue under its own control. The rights of the local chieftains to levy
taxes were cancelled and they were also forced to pay the taxes, and they were the three types of taxes. Here is answer of second answer. Okay, so here is a video. I hope you like this video. Then please, if you like this video, then please do like and subscribe this channel. Thank you so much for watching this.